हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चैप्टर हाइजीन, जो क्लास 9th का एक चैप्टर है। ठीक है। तो हाइजीन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने खुद का एक पर्सनल हाइजीन से। तो पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब है? पर्सनल हाइजीन का यही मतलब नहीं होता है कि सिर्फ हम लोग हेल्दी खाना खाएं डेली डेली तो उससे हम लोग का हाइजीन मेंटेन हो। पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम लोग एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग को गुड हैबिट्स भी अपनाना चाहिए जो डे टू डे लाइफ में काम आता है। ठीक है। तो एक गुड हैबिट यानी कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और एक गुड हैबिट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में। तो कुछ स्टेप्स है या कुछ हेल्दी हैबिट्स है जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए डेली टू डेली लाइफ में, जो हम लोग को क्लास 1 से ही सिखाया जाता है कि डेली नहाना चाहिए, डेली खाना मतलब खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। तो ये वही सब चीज़ हम लोग को अभी भी 9th क्लास में आकर भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। तो पहला पॉइंट वही सेम, बाथिंग रेगुलरली टू रिमूव द स्वेट एंड द डर्ट। बाथिंग मतलब कि हमेशा ही मतलब दिन में कम से कम एक बार तो नहाना ही चाहिए ताकि हम लोग का जो भी पसीना बहा हुआ हो वो हमारे बॉडी से निकल जाए और जो भी डर्ट जमा हो गया हो वो भी निकल जाए। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे पसीना तो सिर्फ गर्मी में ही आता है, तो हम लोग को सिर्फ गर्मी में ही नहाना चाहिए, ठंडी में नहीं नहाना चाहिए। तो ठंडी में क्या होता है कि हमारा जो आउटर टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है, जिसके वजह से हम लोग को क्या लगता है गर्मी नहीं लगता उतना। लेकिन जो हम लोग गर्म कपड़ा पहने रहते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो हीट रिलीज़ करता है, लेकिन गर्म कपड़ा रहने की वजह से वो हीट बाहर नहीं निकलता है, वो हमारे बॉडी के अंदर ही अंदर जा के क्या बन जाता है, एक डर्ट का फॉर्म ले लेता है। ठीक है। और वही डर्ट फिर आगे जाके खाज खुजली जो भी हो वो हम लोग झेलते हैं। तो ठंड में भी नहाना रेगुलरली ज़रूरी होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग। ये तो हम लोग कितना बार जानते हैं कि हम लोग को खाना खाने से पहले ही हाथ धोना ही चाहिए। हाथ धोने का ये भी एक रीज़न होता है कि जो भी हमारा हाथों में मतलब लग गया हो, जर्म्स लग गया हो, कुछ भी लग गया हो तो वो हमारे हाथों से निकल जाए। ठीक है। तब ताकि हम लोग जो भी खाएं तो वो हमारे, अगर मान लिया जाए कोई हम लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं तो हेल्दी खाना खाने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग गंदा हाथों से खाना खा लिए तो वो हम लोग का जो खाना खाए वो हेल्दी हम लोग को हेल्थ के लिए अच्छा रहे, वो ऐसा नहीं होता। हेल्दी खाने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं तो हम लोग अपना हाथ जो यूज़ करेंगे उसको भी हम लोग को साफ़ रखना पड़ेगा। ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग का एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन हुआ। तीसरा पॉइंट है कीपिंग फिंगर नेल्स एंड ट्रिम एंड क्लीन। अब हम लोग को यहाँ बात आया कि चलो भाई हाथ से तो खाना खाते हैं, समझ में आया। अब हमारे उंगलियों में जो नाखून है उसका क्या काम है? तो उंगलियों में जो नाखून होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि गैप बनता है। अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी मतलब कि अगर मान लिया ये मिट्टी विट्टी छुए या कुछ भी किया ऐसा, जिसकी वजह से हमारे नाखून के अंदर क्या होता है, डर्ट जमा हो जाता है। डर्ट जमा हो जाने की वजह से वो हम लोग फिर उसी हाथ से खाना खाएंगे। हम लोग हाथ धोते हैं लेकिन हाथ धोने से क्या होगा, सिर्फ हाथ के सरफेस का गंदगी धुलेगा, लेकिन जो नाखून के अंदर जो जाके बैठ गया है वो कैसे धुलेगा? तो उसको धुलने का सबसे आसान तरीका, नेल्स को ट्रिम कर दीजिए। नेल्स ट्रिम करिएगा तो वो जो नाखून का ऊपर का सरफेस होता है हल्का हल्का क्या होता है, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे डर्ट जमा होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो कीपिंग फिंगर नेल्स ट्रिम एंड क्लीन वो भी एक तरीका क्या है, एक हेल्दी हैबिट है। चौथा पॉइंट, ब्रशिंग टीथ आफ्टर एवरी मील। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। अब क्या पढ़ते हैं कि जब भी हम लोग खाना खाएं तो उसके बाद तुरंत बाद हम लोग ब्रश करना चाहिए। ठीक है। अब ये तुरंत बाद ही, एवरी मील के तुरंत बाद ही ब्रश करने का क्यों दिया जा रहा है हर किताब में? तो इसका भी एक रीज़न है कि अब हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर क्या हो गया है, हम लोग ज़्यादातर मसाला वाला खाते हैं, ज़्यादातर ऐसा सब्ज़ी खाते हैं जिसमें केमिकल्स का रूप या केमिकल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उन्हीं केमिकल्स को अपने टीथ पे इफ़ेक्ट ना करना पड़ जाए, तो इसलिए हम लोग बोला जाता है कि ब्रश करके, ताकि वो जो टीथ पे कुछ भी अगर वैसा केमिकल का अंश रह गया हो तो वो निकल जाए। पेट में तो गया वो तो समझेगा हमारे अंदर का डाइजेस्टिव एंजाइम्स कि वो उसको कैसे पचाना है। लेकिन हमारे जो दांतों के ऊपर जो अगर वो केमिकल्स रह गया हो जिसकी वजह से दांत डिके करना शुरू कर दे, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को कहा जाता है कि ब्रश करना ज़रूरी है आफ्टर एवरी मील। कुछ भी खाना खाएं, 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3 बार हम लोग को ब्रश करना ही चाहिए खाना खाने के बाद। सुबह में जो ब्रश करते हैं वो तो करना ही चाहिए क्योंकि रात भर का जो भी मुंह में गंदगी है वो निकल जाए। चौथा या पांचवा पॉइंट क्या कहता है, वॉशिंग आइज़ विथ कोल्ड एंड क्लीन वाटर। हम लोग को ये हमेशा राय दिया जाता है कि हम लोग को अपने आँखों को ठंडे पानी से ही धोना चाहिए ताकि क्या हो, हमारे आँखों की जो नसें हैं वो क्या हो सके, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो सके, मतलब एक तरीके से बोले कि थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। ठीक है। क्योंकि हम लोग की आँखों के सामने क्या रहता है, डिवाइस। डिवाइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं। तो वो देखने की वजह से क्या होता है, हमारे आँखों पे रेस पड़ती है बहुत सारा लाइट का, जिसकी वजह से हमारा आँखें जो है वो क्या होता है, खुलने लगता है। मतलब आँखों में जब ज़्यादा
मात्रा में रेस जाएंगी तो हमारे आँखों को डैमेज करता है। तो ये कोल्ड वाटर या साफ़ पानी से जब हम लोग उसको वॉश करते हैं तो वो हमारी आँखों को फ़ायदा देता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक हेल्दी हैबिट है जो हम लोग को डेली अपनाना चाहिए। कम से कम 2 बार तो आँख को धुलना ही चाहिए ठंडे पानी से या क्लीन वाटर से। छठा पॉइंट है वेयरिंग क्लीन अंडर गारमेंट्स। अब हम लोग नहाने के बाद अंडर गारमेंट्स हमेशा क्लीन ही पहनना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पहने तो दूसरा दिन वही रिपीट कर लिए। कम से कम अंडर गारमेंट्स तो डेली चेंज करना ही चाहिए। आप टी शर्ट शर्ट पहनिए, एक दिन 2 दिन पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंडर गारमेंट्स का क्या सीन है, वो हमारे बॉडी को एक अल्ट्रा या एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। कोई भी डर्ट जो बाहर से उड़ते हुए हमारे बॉडी पे आकर चिपक जाता है उससे हम लोग को बचाता है। तो अंडर गारमेंट्स को हमेशा ही साफ़ सुथरा तरीके से पहनना चाहिए और डेली चेंज करना चाहिए। आठवां पॉइंट है एक्सरसाइजिंग रेगुलरली टू कीप द मसल्स एंड द जॉइंट स्ट्रॉन्गर। आज के समय में हम लोगों को एक्सरसाइज करना तो कम से कम 20 मिनट तो डेली ज़रूरी ही है। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज आप करिए जिससे क्या हो, हमारा जो मसल्स है वो क्या रह सके, स्ट्रॉन्ग रह सके। जो भी जॉइंट है मसल्स का हो गया स्ट्रॉन्गर, मतलब जॉइंट्स का हो गया, कोई भी हम लोग 4-5 एक्सरसाइज करें, डेली करें, ताकि हमारा जो मसल्स है और वो जॉइंट्स है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रह सके। ठीक है, अब ये हुआ अपना पर्सनल हाइजीन, ये खुद के लिए होता है। खुद का एक जो अगर इंसान है तो उसको खुद फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकें ताकि जो इन्वायरमेंट से गंदगी आ रही है वो ना आए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्लीन करने का क्या तरीका है, तो इन्वायरमेंट क्लीन करने का ये भी ज़रूरी है कि हम लोग को अपना खुद का पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सोशल और कम्युनिटी हाइजीन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो उसके कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग को उठाना चाहिए। तो पहला स्टेप्स क्या है, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जब भी हम लोग पानी पीते हैं या किसी को भी प्रोवाइड करते हैं तो साफ़ सुथरा पानी देना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी डिजीज़ को वो निमंत्रण नहीं दे पाए। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर सैनिटेशन। हम लोग क्या करते हैं, कचरा आजकल बाहर जा कर के फेंक आते हैं। ठीक है, फेंक तो आते हैं कि रोड के किनारे जाके फेंक दिए, कचरा वाला आएगा उठा के चला जाएगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। हम लोग को एक प्रॉपर डिस्पोजल एरिया दिया जाता है कि आप इस डब्बे में जा कर के अपना कचरा फेंकिए। ठीक है, एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम है जिसमें हम लोग को कचरा फेंकना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर कहीं फेंक दिया, कचरा वाला जो भी गाड़ी आएगा वो उसका कर्मचारी साफ़ करेगा, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग को खुद इतना सेंस होना चाहिए कि हम लोग को अपना कचरा जा कर के कचरे के डिब्बे में ही फेंकना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर सैनिटेशन। अगर कहीं भी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे साफ़ सुथरा करने के बाद थोड़ा सा ब्लीचिंग छीट दिया जाए ताकि वहाँ पे कोई भी अलग तरीके का जो जर्म्स या बैक्टीरिया है वो जन्म नहीं ले पाए, या मच्छर जो भी हो वो भी जन्म नहीं ले पाए। तो ये भी एक तरीका है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं या रख सकते हैं। उसके बाद का है कि कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी जो अपने छुआछूत का बीमारी, जिससे हम लोग मतलब एक तरीके से बोलते हैं कोई भी ऐसा बीमारी जो फैलता हो दूसरे मतलब लोगों को छूने से या लोगों के आसपास रहने से। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग को खुद को मतलब कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, या लोगों को राय देनी चाहिए कि आप वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को, या मेडिकल एड दीजिए कि कौन सा दवाई खाने से क्या रुक सकता है या किससे बचाव हो सकता है। या बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जिससे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ रोका जा सकता है, या जिसको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ हो उसको मास्क पहनने का दिया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। मेन तो यही है कि जब भी हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट चाहते हैं तो मेन 2 ही चीज़ आता है, एयर और वाटर। तो हमेशा अपना जो हवा है उसको स्वच्छ रखना चाहिए, और वाटर जो भी हम लोग के आसपास है जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, वो सब क्या होना चाहिए, मतलब एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं एयर को, ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। जितने भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है जैसे अभी पेट्रोल डीजल वाला जो भी सिस्टम है, कार हो गया पर्सनल कार, उसका कम से कम उपयोग करें। बसेस जो चलती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि बसेस में क्या हो, एक साथ में 65 to 70% एक साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन खुद का पर्सनल कार है तो उसमें लगभग 2 से 4 लोग ही ट्रैवल कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियाँ छोड़ती है वो तो सेम ही निकलती है, लेकिन कार से कुछ फ़ायदा हो भी नहीं रहा। लेकिन बस में क्या है, 70 लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी जाते हैं और थोड़ा कम पॉल्यूशन भी होता है। तो बसेस सर्विसेज का यूज़ करिए, या तो ईवी व्हीकल खुद का लीजिए और उसमें ट्रैवल करिए, एक जगह से दूसरी जगह जाइए। वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, तो वाटर पॉल्यूशन रोकने का तरीका, पहले हम लोग सुना करते थे कि जो भी नाली का गंदगी होता है वो जाकर के रिवर में बह जाता है,
फैक्ट्री से जो गंदगी निकलती है हार्मफुल वाला, वो जाकर रिवर में बह जाता है। लेकिन अब के समय में क्या हो गया है, लोग बीचेस पे जाते हैं और बीच को गंदा करते हैं। अब बीच पे जो भी गंदगी होती है, जो भी पानी पे कचरा फेंकते हैं वहाँ पर जा कर के, वो हम लोग का क्या करता है, ये तो नहीं है कि समुद्र अपने साथ ही लेके चला जाता है। समुद्र फिर क्या है, लहरें फेंकता है, लहरें की वजह से जो भी गंदगी उसके ऊपर रहती है वो आकर के फिर बीच पे ही वापस आ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, बीच भी गंदा हो रहा है, पानी भी गंदा हो रहा है। तो पानी को साफ़ करने का सिंपल सा तरीका है कि हम लोग को एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। कहीं भी अगर गंदा पानी स्टोर हो रहा है तो उसको नहीं होने देना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन अगर और भी कहीं किसी तरीके से हो रहा है तो उसको रोका जाए। ठीक है, ये खुद एक सिंगल इंसान भी अगर किसी को जाके सिखाता है तो ये भी सही बात है, या सरकार तो करती ही है, ये सब स्टेप्स यूज़ करती ही हैं ताकि पानी और हवा को शुद्ध किया जाए। 5वां पॉइंट है प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन एट कम्युनिटी लेवल। तो हम लोग को बहुत सारा एक बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ अगर ऐसा बिगड़ जाता है किसी भी इंसान का हमारे सोसाइटी में, तो हम लोग क्या मतलब एड्स ले सकते हैं जिससे वो कंट्रोल में आ सके। जब तक आप किसी भी डॉक्टर को संपर्क करें या एम्बुलेंस को कॉल करें, तो एक प्रॉपर हेल्थ का एजुकेशन तो होना ही चाहिए कि अगर किसी को स्नेक बाइट करता है तो स्नेक बाइट करने में क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कोई हार्मफुल इंसेक्ट काटता है तो उसमें क्या करना चाहिए, या कोई भी और भी अगर कोई एड्स ऐसा या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा होता है किसी को, तो हम लोग को इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि उस टाइम पे तुरंत हम लोग उसको एक इमरजेंसी एड दे सकें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग का इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है और ख़ुद का जो एक बोलते हैं कि लोग भी क्या है एक तरीके से जागरूक है हाइजीन के प्रति। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस डाइट। लोगों की खुद की पर्सनल हाइजीन के ऊपर बात कर लिए, इन्वायरमेंट कैसे क्लीन रखा जा सकता है उस पर बात कर लिए। अब बैलेंस डाइट के ऊपर बात करते हैं। लोग पर्सनल हाइजीन कुछ लोग मेंटेन तो करते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ मेंटेन करना भी ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा डाइट जिसके अंदर सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया कि आप कार्बोहाइड्रेट्स भी लीजिए, प्रोटीन भी लीजिए, फैट्स भी लीजिए, विटामिन्स भी लीजिए और मिनरल्स भी लीजिए, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और रफेज भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक न्यूट्रिएंट्स या हर एक जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी का इनटेक हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि हेल्दी खाना खा रहे हैं तो सिर्फ रफेज पे रफेज खा रहे हैं, या अगर हेल्दी खाना खा रहे हैं तो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं, ऐसा नहीं। सारा कुछ हम लोग को खाना चाहिए ताकि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बने, और उस बैलेंस डाइट की वजह से हम लोग क्या रह सके, हेल्दी रह सकें। तो बैलेंस डाइट के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स जाता है उसका महत्व क्या है या उसका काम क्या है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, एक प्रॉपर हेल्थ मिलता है। ठीक है, हम लोग का जो भी सेल्स है वो ग्रो करता है, ग्रोथ होता है, और हमारे और भी जो बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उसको वो प्रॉपर तरीके से होने के लिए सहयोग करता है। ठीक है, तो अगर किसी का हम लोग बोले कि बैलेंस डाइट अगर कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में है या कोई ज़्यादा कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो ये सही तरीका नहीं है। एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से हम लोग को सारा न्यूट्रिएंट्स इनटेक करना चाहिए। ये भी नहीं कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट खा रहे हैं तो सिर्फ फ़ैट ही खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो सिर्फ प्रोटीन ही खाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ फैट करते हैं, फ़ैट रिच खाना जैसे कि समोसा हो गया या पूरी हो गया, कोई भी मलाई हो गया, पेड़ा हो गया, ये सब अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो किसी भी पर्सन को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन ज़्यादा ये खाने की वजह से उसकी जो बॉडी की कंडीशन है वो ओबेसिटी झेलेगी। ओबेसिटी मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और कोई भी काम करने में उनको आलस आएगा, लेज़ीनेस बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। लोगों के अंदर एनर्जी नहीं रह जाएगी, लेकिन लोगों का जो बॉडी का शेप होगा वो देख के लगेगा कि इनके अंदर बहुत एनर्जी होगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहाँ से हम लोग को जानना चाहिए किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर, कि अब कैसे हम लोग पहचानें कि पानी साफ़ है या क्लीन है, कैसे पहचानेंगे। तो पानी अगर साफ़ है तो उसका हम लोग का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि पानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कलरलेस होना चाहिए। पानी में किसी प्रकार का हल्का सा भी कोई डार्कनेस या कुछ भी दिखता है, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं समझ ले कि वो पानी रंगीन पानी है या कुछ अलग का पानी है। पानी मतलब पानी, ट्रांसपेरेंट मतलब कलरलेस, कुछ नहीं। दूसरा, ऑर्डरलेस, पानी में किसी प्रकार की गंध नहीं आनी चाहिए। अगर गंध आ रही है तो वो पानी फ्रेश नहीं है। ठीक है, तो क्लीन वाटर का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी उसमें कोई भी किसी प्रकार की सुगंध नहीं आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए मतलब।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट कंटेंट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। किसी भी साफ़ पानी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ही पाई जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी हम लोग को लेना चाहिए पानी का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को हटा देते हैं पानी से, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक तरीके से उस मिनरल रिमूवल प्रोसेस बैक्टीरियल रिमूवल प्रोसेस में बहुत सारे मिनरल्स भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। किसी भी पानी को हम लोग तभी साफ़ सुथरा बोलते हैं जब वो किसी भी हार्मफुल केमिकल से फ्री हो, दूर हो, ठीक है, या उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल मिला हुआ नहीं हो। अगर प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहे हैं तो उस प्लास्टिक के बोतल में वो पानी कम से कम 8 या 9 घंटा से ज़्यादा स्टोर किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, प्लास्टिक में बहुत सारा केमिकल्स होता है जो पानी के साथ डिज़ोल्व होना शुरू कर देता है। फिर वो हम लोग अगर पीते हैं तो उससे हम लोग के बॉडी को बहुत सारा बीमारियों को मतलब झेलना पड़ता है, इफ़ेक्ट करता है। चौथा पॉइंट है, इट इज़ फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। बहुत सारे ऐसे भी ये होते हैं कि जिसके अंदर गंदा पानी होने की वजह से वो पानी के अंदर पैथोजेंस यानी कि छोटे छोटे डिजीज़, बैक्टीरिया ये सब पैदा होने लग जाते हैं, ठीक है। कोई भी छोटा छोटा बैक्टीरिया ये सब ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कहीं भी पानी अगर रखा हुआ है तो एक प्रॉपर ढका हुआ होना चाहिए। ढका हुआ है तो वो हम लोग जल्द से जल्द उसको यूज़ कर लें। ये भी नहीं कि अब ढका हुआ है तो एक सप्ताह बाद उसको यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं। प्रॉपर क्लीन वाटर का मतलब हुआ कि आपको फ्रेश वाटर मिल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर हो या कहीं से भी हो, वो प्रॉपर फ्रेश वाटर मिल रहा है, पानी पीजिए। बाकी जो बच रहा है उसको भी स्टोर करिए, लेकिन ढका हुआ जगह में, ठीक है। तो इन सब तरीक़ों से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी पानी को हम लोग पीने के लिए ये सेफ़ है या क्लीन वाटर है, या ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो के पार्ट में हम लोग समझेंगे कि कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है और उनसे होने वाली बीमारियों का जन्म कैसे होता है, या कौन कौन सी बीमारियाँ वाटर बॉर्न डिजीज़ से होती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।